हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं स्टीफन्स लॉ के बारे में। हमने हीट ट्रांसफर में शुरू के लेक्चर्स में पढ़ लिया कि रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस प्रोसेसेस हैं, है ना। तो अब वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं उसके बारे में स्टीफन ने बताया। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसे मान लो कोई सी भी बॉडी जिसका टेम्परेचर है T, सरफेस एरिया है E, इमिसिविटी मान लो E, हालांकि जरूरत नहीं है, फिर भी हमें पता है कि इमिसिविटी इज इक्वल टू होता है एब्जॉर्प्टिव पावर, और सराउंडिंग का टेम्परेचर है Ts, S फॉर सराउंडिंग, T बॉडी का टेम्परेचर। तो बॉडी इस वक्त रेडिएट भी कर रही होगी एनर्जी और एब्जॉर्ब भी कर रही होगी, है ना। तो एनर्जी रेडिएटेड, ये सारी बातें स्टीफन ने बताई हैं। एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड रिफ्लेक्टेड मत समझ लेना भैया। dQr अपॉन dt, R फॉर रेडिएटेड है, यहां पे रिफ्लेक्टेड नहीं। ये डिपेंड करेगा बॉडी के सरफेस एरिया पे। सबसे पहले बॉडी कितनी एनर्जी रेडिएट कर रही है वो डिपेंड करेगा उसके सरफेस एरिया पे। वो भी कौन सी सरफेस एरिया? ये है एक्सपोज। जैसे मान लो कि एक स्फीयर है और इसके अंदर एक छोटा सा स्फीयर काट दिया, तो एरिया लोगे तो अंदर का एरिया की बाहर का एरिया, तो बाहर का एरिया लेंगे अपन। इसलिए ए जो है ये है एक्सपोज्ड एरिया। क्लियर है बॉडी? तो बॉडी जो रेडिएट करेगी एनर्जी वो डिपेंड करेगा उसके सरफेस एरिया पे। एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड डिपेंड करेगा बॉडी के इमिसिविटी पे भी। पिछले लेक्चर में किरचॉफ लॉ में आपको पढ़ाया मैंने कि जितनी हाई इमिसिविटी होगी बॉडी की, बॉडी उतनी एनर्जी रेडिएट करेगी। तो वो डिपेंड करेगा बॉडी के इमिसिविटी पर भी। कितनी एनर्जी रेडिएट होगी पर सेकेंड, वो डिपेंड करेगा बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर पे। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के T जो है वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ABS एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर का है केल्विन में, है ना। तो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड डिपेंड कर रही है तीन चीजों पे। सरफेस एरिया पे, वो भी एरिया कौन सी? एक्सपोज्ड, जो बाहर में जहां से रेडिएट कर रही है। अगर स्फीयर के अंदर काट के निकाल दे तो कोई एरिया अंदर वाला भी ले ले तो वो गलत हो जाएगा। एक्सपोज्ड एरिया आउटर है तो वो लेंगे अपन वो एक्सपोज्ड एरिया। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी इमिसिविटी पे, और एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर पे। इन सबको अगर एक साथ लिखना चाहूं मैं तो लिख सकता हूं एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड is directly proportional to EAT to the power 4। क्लियर है पॉइंट? E A जैसे भी लिख इस ऑर्डर में, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दें dQr अपॉन dt, तो एक कांस्टेंट आएगा सिग्मा। सिग्मा को बोलते हैं अपन स्टीफन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है, जेईई की पेपर्स में आप देंगे, अच्छे पेपर्स में सिग्मा की वैल्यू बताएंगे वो। वैसे मुझे ये याद है तो मैं लिख पा रहा हूं 5.67 10 to the power -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ये यूनिट है इसकी सिग्मा की। तो ये है एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, और इसमें एक कांस्टेंट आया स्टीफन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जैसे बोला मैंने आपको कि रटने की जरूरत नहीं है, पेपर्स में वो देते हैं। अब ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रही होगी, तो एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी कर रही है बॉडी वो डिपेंड करेगा सराउंडिंग के टेम्परेचर पे। जितनी हाई सराउंडिंग टेम्परेचर होगी उतनी ज्यादा एनर्जी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। तो एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड, एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड, dQA अपॉन dt लिख देता हूं, A फॉर एब्जॉर्ब एनर्जी। तो एक सेकेंड में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही बॉडी, ये डिपेंड करेगा इस बॉडी के सरफेस एरिया पे। क्लियर है पॉइंट?
ये डिपेंड करेगा बॉडी के एब्जॉर्प्टिव पावर पे। जितनी हाई एब्जॉर्प्टिव, मैंने किरचॉफ लॉ में आपको एब्जॉर्प्टिव पावर डिस्कस करा था, जितनी हाई एब्जॉर्प्टिव पावर होगी बॉडी की, उतनी हाई टेंडेंसी होगी बॉडी में एनर्जी एब्जॉर्ब करने की। ये डिपेंड करेगा बॉडी के टेम्परेचर, सॉरी सराउंडिंग के टेम्परेचर के 4 पावर पे। देखो टीएस मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर। रेडिएट एनर्जी कितनी कर रही है बॉडी, वो डिपेंड कर रहा है बॉडी के टेम्परेचर पे, और एब्जॉर्ब कितना कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है सराउंडिंग के टेम्परेचर, टीएस। इन तीनों को एक साथ अगर लिख दूं मैं, लिख सकता हूं एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये लिख सकते हैं अपन, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दें तो एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड इज इक्वल टू, कांस्टेंट आएगा, वही कांस्टेंट सिग्मा, स्टीफन्स कांस्टेंट, सिग्मा ए टी टू दी पावर 4। हम ये पढ़ चुके हैं कि एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू एमिसिविटी होती है। किरचॉफ लॉ में आपको ये डिराइव करके बताया था मैंने कि कैसे होता है ये, एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू एमिसिविटी। मतलब यहां से लिख सकते हैं आप, एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी एस टू दी पावर 4 सराउंडिंग टेम्परेचर। ये ध्यान देना था, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड ये रही आपके सामने, एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड ये रही आपके सामने। तो रेट ऑफ हीट लॉस निकाल सकते हैं क्या अपन, कितनी रेडिएट कर रही है माइनस कितनी एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा रेट ऑफ हीट लॉस। तो वहां से आप चाहे तो निकाल सकते हैं, इसकी चर्चा होगी, इसलिए डिस्कशन जरूरी है, वरना स्टेटमेंट तो लगभग से कंप्लीट है अपना। रेट ऑफ हीट लॉस dq अपॉन dt। ध्यान से देखना जरा, बॉडी कितनी, मान लो कि 10 जूल एब्जॉर्ब कर रही है 1 सेकंड में और 20 जूल रेडिएट कर रही है, तो रेट ऑफ हीट लॉस क्या हो गया 20 माइनस 10। कितनी रेडिएट करेगी माइनस कितना ऑब्जॉर्ब किया हमने, तो निकाल सकते हैं अपन एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड माइनस एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड, ये आपका रेट ऑफ हीट लॉस। लिख सकते हैं dq अपॉन dt इज इक्वल टू, ये रहा आपका सिग्मा ई ए टू दी पावर 4, ये है सिग्मा ई ए टी एस टू दी पावर 4। अगर एक साथ कॉमन करके लिख दें तो सिग्मा ई ए, देखो यहां पर भी है सिग्मा ई ए, यहां पर भी है, तो ये आ गया रेडिएट कर रही है टी टू दी पावर 4 माइनस टी एस टू दी पावर 4। ये है रेट ऑफ हीट लॉस। ध्यान देना, तो कोई भी बॉडी किसी सराउंडिंग में रखी हो तो उसके हीट लॉस का रेट यहां से ऐसे आप निकाल सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर हीट लॉस होगा अगर बॉडी में, तो बॉडी का टेम्परेचर फॉल होगा। क्लियर है पॉइंट ये। तो dq इज इक्वल टू लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो, देखो ms dt लिखना चाहिए, q इज इक्वल टू ms डेल्टा t होता है। ध्यान से देखना, बात छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ी देर में अंदाजा मिल जाएगा। डेल्टा q इज इक्वल टू क्या होता है ms डेल्टा t, तो dq इज इक्वल टू ms dt। लेकिन अगर बॉडी हीट लूज कर रही है, हीट लॉस हो रहा है, तो dt तो नेगेटिव होगा, ये माइनस लिख दिया मैंने यहां पे। नेगेटिव साइन क्यों लिखा मैंने वहां पे, क्योंकि dt क्या है नेगेटिव, हीट लॉस होगी तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा, dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर, ड्रॉप होगा तो चेंज हमेशा नेगेटिव होगी, इसलिए माइनस। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं माइनस ms d कैपिटल T अपॉन d स्मॉल t इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी टू दी पावर 4 माइनस टी एस टू दी पावर 4। ये आ गया माइनस d कैपिटल T अपॉन डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए अपॉन एम एस टी टू दी पावर 4 माइनस टी एस टू दी पावर 4। ध्यान देना, कैपिटल टी क्या है टेम्परेचर, तो माइनस डी कैपिटल टी है, माइनस साइन तो आपको समझ में आया ना, ये किस लिए है माइनस साइन है, क्योंकि dt नेगेटिव है, हीट लॉस होगी बॉडी की तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो रेट ऑफ हीट लॉस निकाल लिया ये हमने, और ये क्या मिल रहा है आपको, ये किस रेट से टेम्परेचर कम हो रहा है, dt अपॉन dt क्या हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर,
माइनस साइन क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, इसे बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। ये है रेट ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मत समझिए ना, वो तो अलग टॉपिक है, स्टेफन्स लॉ का ही स्पेशल केस है वो, हम उसकी चर्चा करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। फिलहाल अगर कोई भी बॉडी दे दे, अमूमन ये क्वेश्चंस पूछा है जेई की पेपर्स में और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि वो 2-3 बॉडीज दे देंगे आपको, हो सकता है कि एरिया कम ज्यादा कर दें, मास कम ज्यादा कर दें, स्पेसिफिक हीट कम ज्यादा कर दें, और आपसे पूछेंगे कि रेट ऑफ हीट लॉस कंपेयर करो इन बॉडीज की, रेट ऑफ कूलिंग कंपेयर करो इन बॉडीज की। तो रेट ऑफ कूलिंग ये शब्द अपने जहन में जैसे ही आता है ना, तो लोग सोचने लगते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वो भी है, वो स्टीफन्स लॉ का एक्सटेंशन है वो। फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे, रेट ऑफ हीट लॉस का ये रहा इक्वेशन आपके सामने फॉर्मूला, और ये रहा आपका रेट ऑफ कूलिंग। तो ये दो इक्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत पड़ती है जब हम अलग अलग बॉडीज के रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ हीट लॉस को कंपेयर कर रहे होंगे। तो जल्दी से स्क्रीन पॉज करें, एक एक चीज नोट करें। अब हम इन दोनों इक्वेशंस के एप्लीकेशन की बात करते हैं, बहुत बेहतरीन केसेस आएंगे जहां पे आप इन इक्वेशंस को लगा सकेंगे। जल्दी से नोट करें। अब ये इलस्ट्रेशन देखें आप, दो स्फीयर्स हैं, एक रेडियस R1 एक R2, R1 R2 से बड़ा है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, बॉडी टेम्परेचर सेम है, इसका भी T इसका भी T, और दोनों सेम सराउंडिंग में है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है TS। आपसे पूछ रहे हैं कि रेट ऑफ हीट लॉस और रेट ऑफ कूलिंग ये कंपेयर करें आप दोनों स्फीयर्स के लिए। तो चलिए काम शुरू करते हैं। रेट ऑफ हीट लॉस, अभी अभी पढ़ा हमने, रेट ऑफ हीट लॉस का फॉर्मूला क्या लेकर आया अभी अभी, E सिग्मा A T टू दी पावर 4 माइनस TS सराउंडिंग टेम्परेचर TS टू दी पावर 4, ये है रेट ऑफ हीट लॉस, है ना, dQ अपॉन dt। तो देखें अगर T टू दी पावर, T तो सेम है दोनों के लिए, बॉडी टेम्परेचर, TS भी सेम है दोनों के लिए, सेम मटेरियल के बने हैं, तो जाहिर सी बात है कि एमिसिविटी भी सेम है। देखो ये वाला टर्म तो सेम है दोनों के लिए, एमिसिविटी भी सेम होगी, मटेरियल सेम है, सिग्मा तो स्टीफेंस कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है कि रेट ऑफ हीट लॉस जो है dQ अपॉन dt ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के, क्योंकि एरिया ही वेरिएबल है। तो dQ अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस r का स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो है स्क्वायर का तो होगा सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, है ना, स्मॉल r कैपिटल R वो सब चक्करों में नहीं पड़ते अपन यार, है जो भी ले लो वो समझो आप, 4 पाई r स्क्वायर, है ना। तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के है और एरिया बराबर 4 पाई r स्क्वायर, तो रेट ऑफ हीट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। तो जाहिर सी बात है कि जिसका रेडियस ज्यादा होगा, बता रहा है ये फॉर्मूला आपको कि रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो जिसकी रेडियस होगी ज्यादा उसका रेट ऑफ हीट लॉस ज्यादा होगा। मतलब कि यहां से कौन सा रेडियस ज्यादा है, R1, तो स्फीयर ऑफ रेडियस R1 will have higher rate of heat loss, higher rate of heat loss। ये तो हमें निकाल ली, ये बात कर ली हमने रेट ऑफ हीट लॉस की। तो अभी छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा हमने और उसका बड़े आराम से एप्लीकेशन ही तो है इस कॉन्सेप्ट का भी सीखा हमने। अब रेट ऑफ कूलिंग की बात करते हैं अपन। तो रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग अभी अभी पढ़ा मैंने, बोर्ड पे मैंने मिटा दिया, लेकिन आपकी कॉपी में होगा तो आप देख सकते हैं। माइनस डी कैपिटल T अपॉन डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी टू दी पावर 4 माइनस टी एस टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई एम एस। अब आप देखें सिग्मा तो सेम है दोनों के लिए, सिग्मा तो कांस्टेंट है, एमिसिविटी भी दोनों के लिए सेम होगी, क्लियर है पॉइंट ये। एरिया डिफरेंट है और मास भी डिफरेंट होगी, जाहिर सी बात, सेम मटेरियल का है तो डेंसिटी भी सेम होगी। तो मैं अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं, अगर रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू सिग्मा ई, एरिया को लिख दिया मैंने 4 पाई r स्क्वायर, इन जनरल स्फीयर है तो 4 पाई r स्क्वायर, T टू दी पावर 4
माइनस T⁴। अब ध्यान से देखिए, मास को क्या लिख सकते हैं अपन, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास को लिख सकते हैं डेंसिटी रो मान लो इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये मास स्पेसिफिक हीट। जो कटता कटता है काटिए, R², ये कट गया, एक R बचा। अब मतलब कि रेट ऑफ कूलिंग जो है यहां पे, ध्यान देना, सिग्मा दोनों स्पेस के लिए सेम कांस्टेंट है, ई दोनों के लिए सेम, ये तो कट गया, T⁴ - Ts, ये वाला टर्म भी सेम रहेगा, दोनों का टेम्परेचर वही है, सराउंडिंग टेम्परेचर भी वही है, डेंसिटी भी सेम, सेम मटेरियल का बना है, स्पेसिफिक हीट मटेरियल सेम है तो वो भी वही रहेगा। एक आर बचा है यहां पे, सिर्फ एक आर बचा, मतलब रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, है ना, बस आर वाला टर्म बचा, मतलब कि जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसकी रेट ऑफ कूलिंग कम होगी, जिसकी रेडियस कम होगी उसकी रेट ऑफ कूलिंग हाई होगी। तो रेडियस कम किसकी है, कौन था, R2, मतलब जिस स्फीयर का रेडियस R2 है उसकी रेट ऑफ कूलिंग हाई होगी, मतलब स्फीयर ऑफ रेडियस R2 will have faster rate of cooling, faster rate of cooling। ये सारे ऑब्जर्वेशन हमने स्टेफन्स के नजरिए से करे, लेकिन अगर ये नहीं भी जानते तो भी हम इससे इसका अंदाजा लगा सकते थे कि रेट ऑफ कूलिंग किसका हाई होगा। जैसे मान लो आपके सामने दो बड़े बॉल ले आओ, एक बड़ा सा बॉल ले आओ स्टील का, एक छोटा सा बॉल ले आओ, ठीक है, और दोनों को 100 डिग्री पे बढ़ा दो टेम्परेचर और छोड़ दो, तो छोटा वाला बॉल जल्दी ठंडा होगा कि बड़ा वाला बॉल ज्यादा ठंडा होगा। ऑब्वियस है, प्रैक्टिकली जो फिजिक्स नहीं भी जानता उसके सामने भी सवाल रख दोगे कि भैया एक हमारे सामने बड़ा सा बॉल है स्टील का, एक छोटा सा स्टील का ही छोटा सा बॉल है, और दोनों को 100 डिग्री तक गर्म कर दिया और छोड़ दिया, तो कौन जल्दी ठंडा होगा, तो ऑब्वियस है छोटा वाला बॉल जल्दी ठंडा होगा। वही तो ये भी कह रहे हैं वो, ये छोटे रेडियस वाला जो स्फीयर है R2 वाला, उसकी रेट ऑफ कूलिंग फास्टर होगी। ये स्टेफन्स लॉ की एप्लीकेशन देखा हमने, आप चाहे तो स्क्रीन पॉज कर लें, हम अगले इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं अपन। दो स्फीयर्स हैं सेम रेडियस के, रेडियस R, दोनों का बॉडी टेम्परेचर वही है T, और दोनों सेम सराउंडिंग में, सराउंडिंग टेम्परेचर TS, सेम मटेरियल के बने, सेम रेडियस है, सेम बॉडी टेम्परेचर है, सेम सराउंडिंग है, लेकिन एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर। कह रहे हैं कि कंपेयर करो आप दोनों के रेट ऑफ हीट लॉस को और रेट ऑफ कूलिंग को। आइए कंपेयर करते हैं। रेट ऑफ हीट लॉस, ध्यान देना जरा, रेट ऑफ हीट लॉस, इसका फॉर्मूला अभी हमने देखा कि dQ/dt इज इक्वल टू है E सिग्मा A T⁴ माइनस Ts⁴। अब गौर करें, ये वाला जो टर्म है T⁴ माइनस Ts⁴, ये दोनों के लिए वही है, T दोनों का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर भी सेम, सरफेस एरिया भी दोनों बॉडीज की सेम है क्योंकि रेडियस सेम है ना, तो सरफेस एरिया क्या होगा 4πr², तो जाहिर सी बात है ये टर्म भी सेम है दोनों के लिए। सिग्मा तो खैर स्टेफन्स कांस्टेंट है ही, और अगर दोनों बॉडी सेम मटेरियल की बनी है, जो बोला हमने लास्ट में कि बोथ स्फीयर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल की बॉडी बनी है अगर, तो एमिसिविटी भी सेम होगी दोनों की, है ना, ये सारे टर्म्स सेम है बिल्कुल दोनों के लिए, मतलब कि बोथ बॉडीज will have same rate of heat loss, will have same rate of heat loss। प्रैक्टिकली बात करें रेट ऑफ कूलिंग की कि कौन जल्दी ठंडा होगा, तो एक सॉलिड स्फीयर आपके सामने है, आप प्रैक्टिकली भी फील कर सकते हो इसे, स्टेफन्स लॉ से डिस्कस करेंगे अपन कि एक सॉलिड स्फीयर हो, एक हॉलो स्फीयर हो सेम रेडियस का, और दोनों का 100 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ा दें और दोनों छोड़ दें, तो जल्दी ठंडा कौन होगा, जाहिर है जो हॉलो है वो जल्दी ठंडा होगा, रेट ऑफ कूलिंग फास्ट होगी हॉलो के लिए। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, स्टेफन के नजरिए से उनके स्टेटमेंट की वैलिडिटी यहां चेक करते हैं अपन, जो ने बोला वो प्रैक्टिकली यहां पे वैलिड होगा।
रेट ऑफ हीट लॉस, ध्यान से देखना जरा, सॉरी रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग हमने पढ़ा माइनस डी कैपिटल टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टू दी पावर 4 माइनस टी एस टू दी पावर 4 अपॉन एम एस। ये है रेट ऑफ कूलिंग। आप ध्यान दें, ये वाला टर्म तो दोनों के लिए सेम, सरफेस एरिया भी दोनों के लिए सेम, रेडियस सेम है, सिग्मा तो स्टीफेंस कांस्टेंट है तो सेम होगा ही, एमिसिविटी सेम होगी दोनों की क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के बने हैं। और ये ध्यान से देखना जरा, ये स्पेसिफिक हीट ये भी सेम होगी दोनों के लिए, मटेरियल सेम है। मास ये डिफरेंट होगा क्योंकि एक हॉलो है और एक सॉलिड है, तो मास डिफरेंट है दोनों के लिए। तो यहां से लिख सकते हैं अपन कि रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। लिख सकते हैं अपन यहां से, मतलब जिसकी मास कम उसकी रेट ऑफ कूलिंग हाई, जिसकी मास ज्यादा उसकी रेट ऑफ कूलिंग कम। तो मास कम किसकी है? हॉलो स्फीयर की, मतलब हॉलो स्फीयर will have faster rate of cooling, faster rate of cooling। और जो प्रैक्टिकली जो बंदा फिजिक्स नहीं भी जानता तो प्रैक्टिकल अनुभव से भी कह सकता है वो कि हॉलो वाला जो स्फीयर है वो जल्दी ठंडा होगा, सॉलिड वाला स्फीयर को ठंडा होने में टाइम लगेगा। क्लियर है पॉइंट ये? तो ये एप्लीकेशंस थे स्टीफन्स लॉ के। तो स्टीफन्स लॉ का स्टेटमेंट वो मायने रखता है, यही वाला, ये है ना स्टेटमेंट कि नेट हीट रेट ऑफ हीट लॉस ही है। स्टीफन्स लॉ को बांटा हमने शुरू में दो टुकड़ों में कि रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड और एनर्जी एब्सॉर्ब पर सेकंड, और फाइनल फॉर्म में रेट ऑफ हीट लॉस का ये रहा और रेट ऑफ कूलिंग का ये रहा। हमने इसके एप्लीकेशंस भी देखे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो चीजें हमने डिस्कस करी वो आपको समझ में आई होंगी। फिर भी किसी किस्म की परेशानी अगर रह गई हो तो मुझे फीडबैक कमेंट में जरूर बताएं, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। और जरूरतमंद लोग ऐसे हैं जो काबिल हैं, जो टैलेंटेड हैं, मगर उनके पास रिसोर्सेस ना हो तो उन तक ये वीडियो चैनल जरूर से रेफर करें। ये मुहिम खास तौर पे मैं उन बच्चों के लिए ही चलाता हूं। तो मिलता हूं मैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।